कर्म करे किस्मत बने, जीवन का यह मर्म, प्राणी तेरे हाथ में, तेरा अपना कर्म, तेरा अपना। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं नया चैप्टर बल न्यूटन के गतिविषयक नियम। इंग्लिश में भी पढ़ाता चलता हूँ, फोर्स न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, यही चैप्टर चल रहा था। और हम लोगों ने इस चैप्टर में कल पूरे डिटेल में जान लिया कि वास्तव में फोर्स क्या है, बल के बारे में विधिवत समझा था हम लोगों ने। आज एक टॉपिक आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, सभी लोग यहाँ ध्यान से देखिए। संवेग, दो छोटे छोटे हेडिंग्स हैं जो फार्मूले से डेफिनेशन इनकी बन जाएगी। संवेग को अंग्रेजी में बोलते हैं मोमेंटम। एक लेसन पढ़ाऊंगा बेटा, वर्क पावर एनर्जी, कार्य सामर्थ्य ऊर्जा। उस लेसन में इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ना है और डिटेल में जानना है। मोमेंटम, संवेग, इसको पी से व्यक्त करते हैं। सबसे पहली चीज है कि किससे व्यक्त करते हैं बेटा? पी से। और यह सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है। और इसकी डेफिनेशन बनाना हो तो इसका सूत्र जानते रहो, P बराबर m इंटू वी। तो डेफिनेशन अपने आप बना लोगे, मतलब संवेग जो है m और वेग का गुणनफल है। तो डेफिनेशन बन गई कि नहीं? बस इतना ही पढ़ना है। एक बार फिर से सुन लीजिए। किसी वस्तु के द्रव्यमान और उसमें उत्पन्न वेग का गुणनफल संवेग कहलाता है। यह एक सदिश राशि है, इसे P से व्यक्त किया जाता है। अंग्रेजी में अगर बात करें तो क्या कहेंगे? मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज डिनोटेड बाय वेक्टर P, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। दैट्स इट। तो डेफिनेशन बना सकते हो ना। आप लोगों को हमने बताया है कि जो इंग्लिश के स्टूडेंट्स हो, जैसे मैं समझाते समय इंग्लिश में बोल देता हूं, तो अगर आप इंग्लिश में लिखना पाया करो तो घर पे वीडियो पॉज करके वीडियो से जो है लैंग्वेज निकाल लिया करिए, ठीक है? इतना थोड़ा सा वर्क कर लिया करिए। टाइम का रिक्वायर्ड है, समय का अभाव है, इसलिए हम सब इकट्ठा कर दिए वैसे। तो यहां देखिए जरा, किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग का गुणनफल संवेग कहलाता है। डेफिनेशन में कोई प्रॉब्लम? कैसे बोलोगे? प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम, डिनोटेड बाय P, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। और अगर इसका मात्रक जानना चाहिए, यूनिट इसकी होगी, m की यूनिट होती है किलोग्राम, वेग की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड। तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड इज द यूनिट ऑफ मोमेंटम एंड इट्स डायमेंशन फार्मूला mL1T-1। एनी डाउट बेटा? समझ आ गया कि नहीं? अब इसी तरह से एक और शब्द है बल का आवेग, इंपल्स ऑफ फोर्स। इंपल्स ऑफ, जैसे आप लोग को डेफिनेशन लिखाया करें, अगर इंग्लिश ना बोला करें तो आप जगह छोड़े रहा करो। जब समझाते हैं तो अंग्रेजी बता ही देते हैं, तो उस समय उतार लिया करो। इंपल्स ऑफ फोर्स, तो सही तो बल के आवेग का निरूपण नहीं होता किसी भी लेटर से। जैसे इसको P से व्यक्त करते हैं तो इसका कोई सिग्निफिकेशन नहीं है, लेकिन हम लोग जो है I को समझ सकते हैं। क्या समझ सकते हैं? I। तो बल का आवेग I का फार्मूला होता है F इंटू डेल्टा T। अब डेफिनेशन निकाल सकते हो, फार्मूले से डेफिनेशन निकाल सकते हो कि नहीं? किसी वस्तु पर आरोपित बल और लगे समय का गुणनफल बल का आवेग कहलाता है। अंग्रेजी में कैसे बात करोगे? प्रोडक्ट ऑफ अप्लाइड फोर्स एंड टाइम टेकन इज कॉल्ड इंपल्स ऑफ फोर्स। क्या बोले हम? प्रोडक्ट ऑफ अप्लाइड फोर्स एंड टाइम टेकन इज कॉल्ड इंपल्स ऑफ फोर्स। ओके, वस्तुओं पर आरोपित बल और लगे समय का गुणनफल
बल का आवेग कहलाता है। और अगर हम इसका मात्रक जानना चाहें तो इसका मात्रक जो है न्यूटन सेकेंड, बल का मात्रक न्यूटन और इसका मात्रक सेकेंड, और इसका मात्रक किलोग्राम मीटर पर सेकेंड भी होता है। जो डायमेंशनल फार्मूला संवेग का है वही बल के आवेग का भी है, दोनों का डायमेंशनल फार्मूला सेम है। तो ये दोनों शब्द समझ गए ना बेटा? फिर से तो नहीं बताना है। किसी भी वस्तु के द्रव्यमान और उसमें उत्पन्न वेग का गुणनफल संवेग कहलाता है। संवेग को P से व्यक्त किया जाता है। संवेग एक सदिश राशि है। अगर किसी वस्तु का द्रव्यमान m हो और उसका वेग v हो तो संवेग P बराबर m इंटू v। थोड़ा मन में पढ़ा करो बेटा। तो संवेग P बराबर m इंटू v। संवेग का मात्रक सिफा डाल किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, और संवेग का विमीय सूत्र मूर्ख ml1 k -1 होता है। किसी वस्तु पर आरोपित बल और लगे समय का गुणनफल बल का आवेग कहलाता है। इसका मात्रक न्यूटन सेकेंड या किलोग्राम मीटर पर सेकेंड होता है। इसका विमीय सूत्र ml1 t -1 होता है। समझ आ गया बेटा? कोई डाउट किसी को? मिटा दे, लिखे नहीं आप। अब देखो एक नई हेडिंग, संवेग परिवर्तन। देखो ये डेरिवेशन है कि दर एवं बल में संबंध। संवेग परिवर्तन की दर एवं बल में, अंग्रेजी में बात करें तो रिलेशन इन बिटवीन rate of change of momentum and force। दिखाई दे रहा है अनुष्ठान? रिलेशन इन बिटवीन रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब संवेग परिवर्तन की दर एंड बल फोर्स। अगर आप लोग बेटा जो पढ़ाया जाए उसको रिवाइज नहीं करते हो तो 2-3 दिन बाद जब रिलेशन खत्म हो जाता है तो पूरा टॉपिक खत्म हो जाता है, दिमाग से उड़ जाता है कि सर का पढ़ाया रहे गिना है, भुला जाता है। तो इसलिए अतरे बाय तुमने कहा था मानस रिवाइज कर लेवा कर तो पीछे वाला टॉपिक एकदम सफा चट रहा था। तो रिलेशन इन बिटवीन रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम एंड फोर्स, ठीक है। संवेग परिवर्तन की दर एवं बल में संबंध बड़ा ही इजी है, ध्यान समझिएगा, आ जाएगा। इधर देखो जरा सभी लोग, मान लेते कोई एक वस्तु है, तो वस्तु है तो उसमें जो है सृष्टि जी कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा, मास। तो मान ले रहे हम द्रव्यमान की एक वस्तु है और मूर्खों मान ले रहे वो चल रही है। तो जब चल रही है तो जिस वेलोसिटी से चलना प्रारंभ करते हैं उसको इनिशियल वेलोसिटी प्रारंभिक वेग कहते हैं। मान लेते तो उसका प्रारंभिक वेग ही होगा, कुछ देर बाद उसका वेग बदल गया होगा, तो वो वाला वेग क्या हो गया है समरीन? v। तो लेट अस सपोज दैट a body of mass m is moving with velocity u and its velocity become v after t time। समझ में आया बात? पांच करके देखना। माना ध्यान से देखो सभी लोग, m द्रव्यमान की वस्तु, m द्रव्यमान की एक वस्तु, कोई वस्तु है, तो जब वस्तु है बेटा तो उसमें कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा पक्का। तो सीधा जी m द्रव्यमान की एक वस्तु है, चल रही है मूर्ख, तो चल रही कुछ ना कुछ वेग होगा ना। m द्रव्यमान की एक वस्तु, प्रारंभिक वेग u से गतिमान है। कितने वेग से चल रही है मूर्ख? ए पार्टिकल या ए बॉडी ऑफ मास m इज मूविंग विद वेलोसिटी u वेग से चल रही है, कुछ समय बाद इसका वेग बदल जाएगा, t समय बाद वस्तु का वेग v है। प्रारंभ में वेग कितना है, बाद में वेग,
जब यहाँ वेग है तो यहाँ संवेग भी रहा होगा, तो इसलिए प्रारंभिक संवेग, प्रारंभिक माने इनिशियल मोमेंटम, प्रारंभिक संवेग क्या होगा बेटा, P1 बराबर m इंटू, देखो संवेग का सूत्र होता है द्रव्यमान गुणे वेग, द्रव्यमान m है लेकिन शुरुआत का वेग u है, तो m इंटू यू होगा ना। अंतिम संवेग माने जो बाद वाला संवेग है, P2 बराबर m इंटू, कोई दिक्कत, अगर इस संवेग से इस संवेग को घटा दे तो संवेग परिवर्तन नहीं आ जाएगा। देखो संवेग में परिवर्तन माने चेंज ऑफ मोमेंटम, डेल्टा पी बराबर P2 माइनस, एनी डाउट बेटा, संवेग परिवर्तन डेल्टा पी बराबर बाद वाले में से पहले वाला घटा दिए है ना, चेंज ऑफ मोमेंटम डेल्टा पी इक्वल P2 माइनस P1। और आगे देखिए mv माइनस, कोई डाउट, यहां पर देखो m कॉमन, तो v माइनस, सभी को समझ में आ रहा है, स्वाति अच्छा है, आगे बढ़ो। हमको चाहिए क्या, संवेग परिवर्तन तो आ गया, कि दर चाहिए, इसलिए संवेग, मजा आ रहेगा अभी देखते रहना, परिवर्तन की दर माने रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, संवेग परिवर्तन तो डेल्टा पी था, अगर इसके को समय से भाग दे दें तो सही दर कहते हैं। हम आपको फिजिक्स में पढ़ाए हैं कि अपान टी का मतलब दर, अपान समय का मतलब दर, तो संवेग परिवर्तन बटा समय माने संवेग परिवर्तन की दर। तो अब यहां पर देखो स्क्वायर डेल्टा पी का मान तो ये आया है बोल एम वी माइनस यू बटा टी, आया है कि नहीं, मैथमेटिक्स देखते रहो। मैथमेटिक्स पुराने जमाने में जब तुम जो है अच्छे बच्चे थे तो पढ़े थे v माइनस यू बटा टी बराबर क्या होता है, ये नहीं याद है, v माइनस यू बटा टी, v माइनस यू माने वेग परिवर्तन, बटा टी माने वेग परिवर्तन की दर, याद करो क्या है ये, त्वरण, वेग परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन, इसके पहले वाले लेसन में पढ़ाए थे, याद नहीं आया, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, एक्सीलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। तो अब यहां डेल्टा पी बटा टी बराबर एम इंटू, एटा पूरे का लिख देंगे, और इस लेसन में आप जानते हो पढ़ाए थे भी कल ही कि एम इंटू ए द्रव्यमान गुणे त्वरण बल होता है। कोई डाउट, तो क्या साबित हो गया, साबित हो गया कि संवेग परिवर्तन की दर बल के बराबर होती, ये रिलेशन आ गया संवेग परिवर्तन की दर और बल में, तो संवेग परिवर्तन की दर वस्तु पर आरोपित बल के, कठिन तो नहीं है, ठीक है। संवेग परिवर्तन एवं बल के आवेग में संबंध, संवेग परिवर्तन एवं बल के आवेग में संबंध। तो सभी लोग ध्यान से देखिए, रिलेशन इन बिटवीन चेंज ऑफ मोमेंटम एंड इंपल्स ऑफ फोर्स, संवेग परिवर्तन एवं बल के आवेग में संबंध। तो यहां ध्यान से देखिए जरा और समझने का प्रयास करिए कि मान ले रहे हैं कोई एक एम द्रव्यमान की क्या है बेटा वस्तु, किस वेग से चल रही है, यू वेग से। तो जब एम द्रव्यमान की वस्तु यू वेग से चल रही है और t समय बाद उसका वेग v हो गया, तो प्रारंभिक संवेग उसका P1 बराबर क्या होगा, m इंटू यू, अंतिम संवेग P2 बराबर क्या होगा, m इंटू v। तो संवेग परिवर्तन क्या आ जाएगा, संवेग परिवर्तन अपने आप बताओ क्या आ जाएगा, mv माइनस mu आ जाएगा, किसी कोई दिक्कत,
यही से ध्यान दीजिए, डेल्टा पी बराबर यह कॉमन है v माइनस यू, इतना आया बेटा। अगर आप इसको t से भाग दे दें डेल्टा t से और डेल्टा t से गुणा कर दें तब कोई फर्क, डेल्टा t से भाग भी दिए, डेल्टा t से गुणा भी कर दिए, मल्टीप्लाई भी कर दिए। और आगे वाली लाइन से देखो, डेल्टा p बराबर m इंटू बी माइनस यू बटा डेल्टा t, वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल द्वारा। वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल क्या कहलाता है? और ये डेल्टा t लिखा रह गया। यू प्रताप जी आगे देखिए, डेल्टा t बराबर m इंटू ये क्या होता है, और ये डेल्टा t लिखा रह गया। कोई दिक्कत? ये अगर घेर दिया जाए तो इसको बताओगे कैसे? डेल्टा p क्या है? संवेग का परिवर्तन, चेंज ऑफ मोमेंटम, और ये क्या है? बल का आवेग। तो साबित हो गया कि संवेग परिवर्तन बल के आवेग के, कठिन तो नहीं है ना, क्वेश्चन सेट कर दिए, इधर क्लियर। नोट करो, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, कल हम लोग यही पढ़ रहे थे, न्यूटन के गति विषयक नियम। आपको बच्चों समझाए थे कि साइंटिस्ट न्यूटन ने एक किताब लिखी है प्रिंसिपिया। प्रिंसिपिया नामक पुस्तक में न्यूटन ने किसी भी वस्तु की गति और उस पर आरोपित बल के प्रभाव का डिस्कशन किया है। कंक्लूजन के रूप में उनकी बातों को 3 नियमों के रूप में प्रकट किया गया। न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम, और न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम। यही था ना बेटा? प्रथम नियम कल समझाए थे। प्रथम नियम में क्या समझाए थे कि अगर कोई वस्तु विराम में है, रेस्ट में है, तो रेस्ट में ही रहेगी, और अगर कोई वस्तु मोशन में है, गतिमान है, चल फिर रही है, तो वो चलती फिरती ही रहेगी, गतिमान ही बनी रहेगी। कब? जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल। तो यदि कोई वस्तु विराम में है तो विराम में बनी रहेगी, और यदि कोई वस्तु गतिमान है तो गतिमान बनी रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। तो आप बोल सकते हो बाह्य बल के अभाव में, माने जब बाह्य बल ना लगाया जाए, वस्तुएं अपनी अवस्था को बनाए रखती हैं। अंग्रेजी में कैसे बात करोगे? इन द अब्सेंस ऑफ external force, particles remain in its original state. In the absence of external force, बाह्य बल के अभाव में पार्टिकल्स, वस्तुएं remain in its original state, अपनी वास्तविक स्थिति में बनी रहती हैं, बरकरार रहती हैं। If anybody is in rest, it remain in rest. If anybody is in motion, it remain in motion till no external force is applied on it. ठीक है? यदि कोई वस्तु विराम में है तो विराम में रहेगी, गतिमान है तो गतिमान रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। हमने आपको बताया था इस नियम को न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम कहते हैं, और इसी नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं, लॉज ऑफ इनर्शिया, और इसी नियम को गैलीलियो का भी नियम कहते हैं, क्योंकि जड़त्व की खोज, इनर्शिया प्रॉपर्टी की खोज गैलीलियो किए थे। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज आल्सो कॉल्ड लॉज ऑफ इनर्शिया और फर्स्ट और लॉज ऑफ गैलीलियो। तो न्यूटन के गति विषयक पहले नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है और गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है। दूसरा नियम न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम। द्वितीय नियम बहुत ही सरल है और अभी अभी हमने सिद्ध कराया था, वही है। मतलब कोई भी वस्तु अगर है तो हम जानते हैं विराम में है तो किसमें रहेगी वो? विराम में। और गतिमान है तो अवस्था परिवर्तन के लिए क्या चाहिए? बाह्य। और ये जो बल होता है वो संवेग परिवर्तन की दर के बराबर होता है, अभी सिद्ध किए थे। तो यही दूसरा नियम है, किसी वस्तु पर आरोपित बाह्य बल या अवस्था परिवर्तन हेतु आवश्यक बाह्य बल संवेग परिवर्तन की दर के बराबर होता है। इसे ही दूसरा नियम कहते हैं।
अभी भी जो सिद्ध हुआ था वही क्या है, दूसरा नियम। तो क्या बोलोगे, वस्तुओं की अवस्था परिवर्तन हेतु आवश्यक बाह्य बल संवेग परिवर्तन की दर के, अंग्रेजी में कैसे बोलोगे, टोटल एक्सटर्नल फोर्स फॉर द चेंज ऑफ स्टेट, टोटल एक्सटर्नल फोर्स फॉर द चेंज ऑफ स्टेट इज ऑलवेज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो बाह्य बल हमेशा जो है संवेग परिवर्तन की दर के समान होता है। यह न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम है। अब न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम क्या है? तो न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम क्या है, ध्यान से सुनिए। हमने आपको बताया था तृतीय नियम को एक्शन रिएक्शन लॉ, क्रिया प्रतिक्रिया नियम भी कहते हैं, और संवेग संरक्षण नियम, कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम भी कहा जाता है। जैसे अगर हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं, क्रिया करते हैं, तो हमारे हाथ को भी दर्द होता है। तो जितना हमने बल दीवार पर लगाया, दीवार ने उतना ही बल हमें रिप्लाई कर दिया, रिवर्स कर दिया। तो प्रत्येक क्रिया के बराबर किंतु विपरीत प्रतिक्रिया होती है। जितना आप किसी वस्तु पर क्रिया करते हो, वस्तु भी उतना ही आप पर प्रतिक्रिया करती है। इसे जो है न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन या क्रिया प्रतिक्रिया नियम या संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं। एक बार फिर सुन लो, प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है, प्रत्येक क्रिया के बराबर किंतु विपरीत प्रतिक्रिया होती है। इस नियम को न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम या क्रिया प्रतिक्रिया का नियम या संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं। अंग्रेजी कैसे कहोगे, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। क्या बोले हम, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इट इज कॉल्ड थर्ड लॉ ऑफ मोशन, आल्सो इट इज कॉल्ड एक्शन रिएक्शन लॉ, आल्सो इट इज कॉल्ड कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम। तो न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम दो नामों से जाना जाता है। अब बच्चों इतना हमने लिखाया हुआ, इतना पूरा समझा दिया है। नेक्स्ट लेसन नेक्स्ट टॉपिक।